हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर फार्मेसी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड का यूनिट 2, जिसका हम थर्ड लेक्चर देखेंगे। इससे पहले हमने इसके 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर कर लिया है। आप लोग अगर देखना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से जा कर के देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनर्जेटिक्स क्या होते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री। यह एक बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच होती है दैट डील्स विद द फॉर्मेशन। इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का कन्वर्जन पढ़ते हैं इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम एनर्जी का फॉर्मेशन और कन्वर्जन पढ़ते हैं। कन्वर्जन मतलब क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसे हम बोलते हैं कन्वर्जन। तो जो एनर्जी होती है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। फास्ट एनर्जी रिसीव। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये हमें जल्दी रिसीव होती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने 20 किलो पर कैलोरी मोल हमने एनर्जी गेन की है, मतलब कहीं से लिए कुछ खाया तो हमें 20 kg कैल्शियम पर मोल एनर्जी मिली है, जिससे हमने 5% एनर्जी जो है वो हमने किसी काम, जो भी काम किया है उसमें लगा दी, और बची हुई 15% एनर्जी थी वो हमने स्टोर कर ली। तो जो हमने जिस एनर्जी से हमने काम किया है उस एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, और जो हमने 15% एनर्जी बॉडी में स्टोर की है उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो ये थी हमारी एनर्जी। अब हम देखते हैं रोल ऑफ एटीपी। तो हम सबसे पहले देखेंगे एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी एटीपी की फुल फॉर्म होती है। एटीपी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। तो जो एटीपी होती है वो बॉडी में मेन सोर्स होता है एनर्जी का। जैसे कि जो भी काम करते हैं, जो भी खाना खाते हैं या हम कुछ भी करते हैं, तो जो भी हम करेंगे उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए रहेगी। और एनर्जी जो होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? जो भी हम खाना खाते हैं, फ्रूट खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, फैटी एसिड खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, तो उससे जो हमें एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी जो मिल रही है उस एनर्जी से हम कोई भी वर्क करते हैं तो वो हमारी हो जाती है एनर्जी। तो जो एनर्जी जो होती है वो बनती कैसी है? एटीपी। तो एटीपी में हम ऐसे इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो 3 फास्फेट ग्रुप जो होते हैं वो राइबोस शुगर की इसे बोलते हैं पेंटोस राइबोस शुगर। ये 5 मेंबर्ड रिंग होती है कार्बन की, इसीलिए हम बोलते हैं पेंटोस राइबोस शुगर। और इसमें एक अमीनो एसिड लगा हुआ होता है, तो इसे हम बोलते हैं एडेनिन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया एटीपी का। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस और शुगर मॉलिक्यूल से जो मिलकर बना होता है उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। जैसे कि हमारा ये इतना पार्ट हो गया, ये जो हमारा इतना पार्ट है ये हमारा हो गया, ये हमारा नाइट्रोजन बेस हो गया क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोज ग्रुप लगा हुआ है। और ये हमारा हो गया शुगर मॉलिक्यूल, राइबोस शुगर। तो ये इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जिसमें नाइट्रोजन बेस, शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये पूरी रिंग, इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड है, राइबोस शुगर ऐड है और एडेनिन भी ऐड है। तो ये हमारे हो जाते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो हम एडेनोसिन की एक रिएक्शन देखते हैं कि जैसे एडेनोसिन है हमारे पास, तो
एडेनोसिन जो है वो हमारी एडीपी है, एडीपी एनर्जी है। तो एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल हमने लिया है और उसके साथ हमने दो और फॉस्फेट ग्रुप लिए हैं और हमने इसके ऊपर एनर्जी लगाई है। तो इस यहाँ से जो फॉस्फेट ग्रुप लगा है इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा एक फॉस्फेट एडेनोसिन के साथ एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो ये एनर्जी इंक्रीज करेगा और इस एनर्जी से हमारा एडेनोसिन बनेगा, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इधर हमारे 3 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से जो फॉस्फेट एक एडेनोसिन के साथ जुड़ा एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से हमें एटीपी एनर्जी जनरेट हो गई। तो ये था हमारा एटीपी जनरेशन का एक रोल। अब हम देख लेते हैं नंबर 1, कंबशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ग्लूकोज को हम पायरुवेटिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे के थ्रू। तो जो भी ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है, जैसे कि हम सेल के अंदर, जैसे हमारी ये सेल है, सेल के अंदर साइटोसोल प्रेजेंट रहता है, तो साइटोसोल प्रेजेंट रहता है। ये हमारी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में प्रोसेस करके पायरुविक एसिड को जनरेट करते हैं, ग्लाइकोलिसिस। पायरुविक एसिड। तो जो साइटोसोल होते हैं वो एक एनारोबिक होते हैं। एनारोबिक मतलब ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्रिया करते हैं, एब्सेंस। और एरोबिक क्या होते हैं? एरोबिक वो होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपनी रिएक्शन करते हैं। तो जो साइटोसोल के अंदर जो भी एनर्जी होती है उससे ग्लाइकोलिसिस होता है या ग्लूकोज होता है। फिर ये ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन करते हैं और उसके बाद पायरुविक एसिड बनाते हैं। और जो पायरुविक एसिड होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होती है प्रेजेंट सेल के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारी सेल के अंदर, उसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेल की हमारी जो पावर हाउस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्रेब्स साइकिल्स करती है, क्रेब्स साइकिल बनाती है और हमारे एटीपी जनरेट करती है, एटीपी एनर्जी जनरेट करती है। तो ये था हमारा कंबशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज है, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड के साथ हम रिएक्ट कराएंगे ग्लाइकोलिसिस पाथवे की प्रेजेंस में। तो हमारा 2 पायरुविक एसिड जो बनेगा वो 2 एटीपी जनरेट करेगा और ये जो 2 एटीपी जनरेट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल्स के थ्रू हमारा पाथवे चलेगा और ये एक सिंगल एटीपी जनरेट करेगा जिसे हम एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी। अब हम देख लेते हैं आगे कंबशन ऑफ लिपिड। तो जो फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं बीटा ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में, तब हमारा एटीपी जनरेट होता है। तो ये हमारा कंबशन लिपिड्स हो गया। अब हम देख लेते हैं तीसरा, कंबशन ऑफ प्रोटीन। तो जो अमीनो एसिड होते हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम से रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और जो एसिटाइल कोएंजाइम जो होते हैं ये भी एटीपी को जनरेट करते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हैं।
तो ये थी हमारी कंबशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कंबशन ऑफ लिपिड्स, कंबशन ऑफ प्रोटीन्स। अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनिज्म यूज 3 मैकेनिज्म ऑफ फास्फोराइलेशन ऑफ जनरेट एटीपी। फास्फोराइलेशन में जो भी मैकेनिज्म 3 तरह से हो रहा है जिससे एटीपी जनरेट हो रही है वो हम देख लेते हैं। सबस्ट्रेट लेवल पर फास्फोराइलेशन होता है और ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन। तो ये जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो होता है वो हमारा ह्यूमन में होता है, और जो फोटोसिंथेसिस फास्फोराइलेशन जो होता है वो प्लांट में होता है। मतलब जो फोटोसिंथेसिस करके प्लांट अपना फूड बनाते हैं क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो उसे ही हम फोटो फास्फोराइलेशन बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एटीपी जनरेशन। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। सम ऑफ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कैप्चर्ड विद इन अ सेल व्हेन एटीपी इज फॉर्म्ड। कुछ एनर्जी जो रिलीज होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू, देन वह सेल में सेल कैप्चर कर लेता है और वहाँ पर एटीपी को फॉर्म करता है। अब फास्फेट ग्रुप इज एडेड टू एडीपी। जब एडीपी में फास्फेट ग्रुप एक ऐड होता है विद एन इनपुट ऑफ एनर्जी ऑफ फ्रॉम एटीपी, देन एडीपी के साथ एक फास्फेट ग्रुप जुड़ता है और तब एटीपी को जनरेट करता है, मतलब एनर्जी को जनरेट करता है। द 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर एनर्जी आर इंडिकेटेड भी बाय सीक्वेंस। कोई भी 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट जो होते हैं वो एक दूसरे से बाउंड करते हैं, देन किसी भी दूसरे ग्रुप को अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में यूज कर सकते हैं। जैसे कि एडेनोसिन एडीपी है, एडेनोसिन एडीपी, तो उसके साथ हमारे 3 फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं। तो जो ये 2 होते हैं वो एनर्जी, और एक हमारा स्ट्रॉन्ग फास्फेट होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट रहती है। तो यह इस एडीपी के साथ जुड़ता है और एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट बनाता है। 3 फॉस्फेट को बोलते हैं एटीपी। द हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड द अटैच्ड द 3rd फॉस्फेट ग्रुप कंटेन द एनर्जी स्टोर्ड इन देयर रिएक्शन। हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो होते हैं वो अटैच करते हैं 3 फॉस्फेट के ग्रुप के साथ एंड एनर्जी को स्टोर करते हैं रिएक्शंस में। द एडिशन ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप टू मॉलिक्यूल कॉल्ड फास्फोराइलेशन इंक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो जो फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है मॉलिक्यूल में उसे फास्फोराइलेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एटीपी जनरेशन। अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ फास्फोराइलेशन का। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, द एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। कोई भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में एडिशन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, उसे ही हम फास्फोराइलेशन बोलते हैं। लेकिन बट व्हेन फॉस्फेट इज एंजाइमेटिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। लेकिन जब फॉस्फेट एंजाइमेटिकली ट्रांसफ़र होता है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, देन इसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। जैसे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट है तो उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया तो हमारा एडीपी बन गया, और इधर से हमारा एंजाइम ही हमारा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एंजाइमेटिकली ट्रांसफ़र किया गया है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में, तब हमारा उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। यह हम देख लेते हैं न्यू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल
उसे हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं। इसके साथ 3 इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ के एक एडेनोसिन ट्राइफास्फेट बनाता है, मतलब एनर्जी को रिलीज करता है। अब हम देख लेते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। द रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड passes them through a series of electron acceptors called the electron transport chain. 2 molecules of oxygen occur in the inner mitochondrial membrane of cell. ऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं और पास होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की सीरीज के थ्रू, देन उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। 2 molecule of oxygen occur in the inner जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल की मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रियल जो इनर लेयर होती है उस पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो आकर के जुड़ते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं कि जो फास्फोराइलेशन में क्या होता है कि जो भी साइटोसोल है सेल के अंदर, तो ये जो है फास्फोराइलेशन करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब एनारोबिक से हम बोलते हैं एरोबिक। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये वर्क करता है और तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजेशन फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो हमारा एटीपी जनरेट होता है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब हम देख लेते हैं फोटो फास्फोराइलेशन। occurs only in chlorophyll containing plant cell or in contain bacteria other light absorbing pigment। कि जो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जब प्लांट जो होते हैं, प्लांट की सेल होती हैं, वो क्लोरोफिल जो होता है इनके अंदर, उससे फोटोसिंथेसिस करती हैं सूर्य का प्रकाश लेकर पानी और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये अपना भोजन बनाती हैं। और ऐसे ही बैक्टीरिया भी अपना काम करते हैं, लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फोटो फास्फोराइलेशन। तो अब हम देख लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन मसल्स फाइबर्स। मसल फाइबर्स में एटीपी कैसे प्रोड्यूस होती है? अनलाइक मोस्ट सेल ऑफ द बॉडी, skeletal muscles fibers often switch between a 2 level of activity। कि जो भी बॉडी में सेल के जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं, वो बॉडी में सेल जो होती हैं वो कम लेवल पर एक्टिविटी करती हैं व्हेन they are relaxed and using only a modest amount of ATP and a high level of activity when they are contracting and using ATP at a rapid pace। मतलब इसमें क्या है कि अगर कोई भी ज़्यादा काम कर रहा है, जैसे कि ये हमारा मॉलिक्यूल है, इस पर हमारा थोड़ा कम वर्कलोड पड़ रहा है, मतलब एक्टिविटी जो है वो लो कर रहा है, लो एक्टिविटी, तो इसकी जो एटीपी जो होगी, एनर्जी होगी, वो मॉडरेट ख़त्म होगी, मतलब कम एनर्जी ख़त्म होगी, लो एनर्जी यूज्ड। और अगर कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी पर्सन है वो ज़्यादा वर्कलोड कर रहा है, काम कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो वो उसके जो एनर्जी होगी उसकी ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो उसे खाना भी उतना ही ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो ये था हमारा मसल्स फाइबर्स में एटीपी का प्रोडक्शन। मसल फाइबर्स हैव 3 बेस ऑफ प्रोडक्शन एटीपी फ्रॉम क्रिएटिन फॉस्फेट इससे मसल्स में प्रोडक्शन होता है एटीपी का। बाई एनारोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन होता है मसल्स फाइबर्स में।
और एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू मसल्स फाइबर्स में एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो ये था हमारा प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन मसल्स है। अब हम देख लेते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट। ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट है और बीएमआर है, ये हमारा पेपर में ज़्यादा नंबर से नहीं पूछा जाता है, तो 2 नंबर में ज़्यादातर ये पूछा जाता है, तो हम उसी के हिसाब से आप लोगों को बताएंगे। क्रिएटिन इज अ स्मॉल अमीनो एसिड लाइक मॉलिक्यूल दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर, किडनी, पैंक्रियाज एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू मसल फाइबर्स। क्रिएटिन जो होता है वो एक स्मॉल अमीनो एसिड होता है, जैसे मॉलिक्यूल स्मॉल अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल होता है, वह सिंथेसाइज्ड होता है लीवर में, किडनी में, पैंक्रियाज में और ट्रांसफ़र करता है ये मसल फाइबर्स में। तो ये हमारा क्रिएटिन जो है वो एक स्मॉल अमीनो एसिड होता है, मॉलिक्यूल होता है, और ये जो सिंथेसाइज बनता कहाँ है, ये लीवर में बनता है, किडनी में बनता है, पैंक्रियाज में बनता है, और ये बन के तैयार होता है तब ये मसल फाइबर्स में ट्रांसपोर्ट होता है। व्हेन मसल फाइबर्स आर रिलैक्सेड, जब मसल फाइबर्स रिलैक्स होती हैं, दे प्रोड्यूस मोर एटीपी देन दे नीड फॉर रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। तो जब मसल फाइबर रिलैक्स फेज में होती हैं तब ये ज़्यादा एटीपी को जनरेट करती हैं, और मोस्ट ऑफ द एक्सेस एटीपी यूज्ड इन सिंथेसाइज्ड क्रिएटिन फॉस्फेट ऑन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल दैट इज फाउंड इन मसल फाइबर्स। जो एटीपी सिंथेसाइज्ड हुई है क्रिएटिन फॉस्फेट एन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, जो रिच मॉलिक्यूल एनर्जी के होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे मसल फाइबर्स में। एटीपी से एटीपी में बन रहा है, एडीपी में बन रहा है, और तब जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं क्रिएटिन फॉस्फेट में, और ये क्रिएटिन एनर्जी को रिलीज़ करती हैं, और ये यहाँ पर मसल जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो जो क्रिएटिन है वो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म में हमें जो एनर्जी को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो ये था हमारा क्रिएटिन फॉस्फेट। अब हम देख लेते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। द ओवरऑल रेट एट विच मेटाबॉलिक रिएक्शन यूज एनर्जी इज टर्म्ड द मेटाबॉलिक रेट। तो ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज होने वाली एनर्जी जो होती है उसे हम मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। सम ऑफ द एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस एटीपी, कुछ एनर्जी जो होती है वो एटीपी को प्रोड्यूस करने में यूज हो जाती है, एंड सम इज रिलीज्ड एज हीट, और जो कुछ एनर्जी होती है वो हीट को रिलीज कर देती है। बिकॉज में फैक्टर्स अफेक्ट मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि इसमें कुछ मेटाबॉलिक रेट के कुछ फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। इट इज मेजर्ड अंडरस्टैंड कंडीशन, और यह अंडरस्टैंड कंडीशन में मेजर की जाती है विद द बॉडी क्विट रेस्टिंग एंड फास्टिंग कंडीशन। जैसे कि इसमें क्या है कि जब भी बॉडी रेस्टिंग या फास्टिंग कंडीशन में होती है, क्विट कंडीशन में होती है, तब जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो हमारा परफेक्ट स्टैंडर्ड में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि कहीं भी हम टेस्टिंग कराने जाते हैं या कोई भी टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि आप एक दिन का मतलब शाम को सुबह आना तो खाली पेट आना, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो परफेक्ट आता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तब हमारी बॉडी जो होती है वो रेस्टिंग फेज में होती है और सारा कुछ नॉर्मल कंडीशन में होता है, और हमारी बॉडी हाई एनर्जी तब एनर्जी से भरी हुई होती है। द मेजरमेंट ऑब्टेन्ड अंडर दिस कंडीशन इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इस कंडीशन को मेजर करने को ही हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं।
तो ये था हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।